So, hi everyone, as promised, we are here to discuss the most important questions या most expected questions जो आपके board exams में आते हैं related to chapter life processes. These are the table of contents which we discussed in our revision video. I hope आप सबने मेरा revision video जरूर देखा होगा. तो क्या है हमारा पहला question? Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like human beings? जैसे कि हमारे बॉडी में ये क्या पूछ रहे कि डिफ्यूजन सिर्फ ये पेन है, इस पेन की जो इंक है उसे मैं टच करके अपने हाथ में ले लूं सारी इंक, ये सिंपल डिफ्यूजन इनफ क्यों नहीं है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए? अब इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? पहला, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स सच एज ह्यूमंस प्रोसेस कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन, जैसे कि हमारा बॉडी डिजाइन है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. तो फिर क्या होगा? दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड टिश्यूज फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस नेसेसरी फंक्शंस ऑफ द बॉडी सच एज इनटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन. ठीक है, उन्हें क्या बोल दिया कि हमारी जो बॉडी टाइप होती है ह्यूमंस की दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स और हमारे पास इंट्रिकेट या वेरी स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड टिश्यूज है फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज इन आवर बॉडी. फ्यू ऑफ द एग्जांपल इज द इनटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन. ठीक है, अनलाइक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, multicellular organisms are not in direct contact with the outside atmospheric और outside environment. क्या बोल रहे हैं? जैसे जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट, लेकिन हम जो है हमारे जो सेल्स या ऑर्गन्स है दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना, हमारे बॉडी के अंदर है वो. देयरफॉर डिफ्यूजन कैन नॉट मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, सिंपली उन्होंने बता दिया. पहले तो क्या बता दिया कि हमारा बॉडी टाइप कॉम्प्लेक्स है, फिर हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल्स और टिश्यू है सारे बॉडी के प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए. फिर उन्होंने क्या बोल दिया कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं एनवायरनमेंट से, हमारे ऑर्गन्स या हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते. फिर देयरफॉर लगा के क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन. ठीक है, कूल. फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये रूम में ये पेन अलाइव है क्या, ये बोर्ड अलाइव है क्या, कि मैं इतना बोल रही हूँ मैं जिंदा हूं क्या? ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? क्या क्राइटेरिया है ये चीज देखने के लिए? तो आंसर में क्या देखेंगे कि एनी विजिबल मूवमेंट सच एज वॉकिंग, ब्रीदिंग और ग्रोइंग इज जनरली यूज्ड टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट. सबसे पहले हम विजुअली अगर किसी चीज को देखते हैं कि अगर वो चल रहा है, लाइक वेदर इट इज मूविंग, इट इज ब्रीदिंग और ग्रोइंग, तो ये सारी चीजें जो हमें विजुअली दिखती है, पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया हमारा टू डिसाइड वेदर इट इज अलाइव और नॉट. फिर दूसरा क्या है? हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव मूवमेंट्स विच आर नॉट विजिबल विद द नेकेड है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मूवमेंट्स हम नहीं देख सकते. सो therefore the presence of life processes is a fundamental criterion that can be used to decide whether something is alive or not. जो भी life processes है हमारे, the presence of life processes, जैसे कि हमने पूरे चैप्टर में देखा है, respiration, excretion, circulation, so on and so forth, वो सारी चीजें डिसाइड करेगी whether something is alive or not. ठीक है, फिर ठीक है, तो फिर ये आगे के जो दो क्वेश्चंस है आपके लिए होमवर्क में, दीज आर जस्ट लाइक 1 और 2 लाइनर आंसर्स जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में 1 मार्क के लिए आ सकते हैं. क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स. हम जो भी प्लांट है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या रॉ मटेरियल्स यूज करेंगे एनवायरमेंट से, वो आपको लिखना है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? What process would you consider essential for maintaining life? आपके अकॉर्डिंग लाइफ मेंटेन करने के लिए which process is the most essential, ये आपको लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आते हैं ये डिफरेंसेस. ये इस तरह के क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किड्स, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं. दे कैन कम फॉर 4 to 5 मार्क्स और 2 to 3 मार्क्स के. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 2 मार्क्स के लिए आते हैं डिफरेंस बिटवीन, तो आपको 4 पॉइंट और एक एग्जाम्पल लिख देना है, सो यू विल गेट फुल मार्क्स. यहां हम देखते हैं इन्होंने क्या बोला है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन. तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे इसमें? पहला, फूड इन ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, फूड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर.
या हेट्रोट्रॉफिक में क्या लिखेंगे, फूड इज obtained directly or indirectly from autotrophs. This food is broken down with the help of enzymes. इनने क्या बोला यहाँ पहले पॉइंट में कि सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे पानी और CO2, उसे यूज करके ये अपना खाना बनाएंगे। और हेट्रोट्रॉफिक में पहला पॉइंट क्या बोलेंगे कि जो ऑटोट्रॉफिक उनका खाना बनाएंगे, हम उन ऑटोट्रॉफ्स को ही अपना खाना बनाएंगे और उनका ब्रेकडाउन हम करेंगे हमारे एंजाइम्स से, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल इज नेसेसरी। जो ग्रीन पिगमेंट है यहाँ हमारा क्लोरोफिल इज नेसेसरी। हेट्रोट्रॉफ्स में क्या हो गया, पिगमेंट, नो पिगमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट, फूड इज जनरली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग डे टाइम। फूड कैन बी प्रिपेयर्ड इन ऑल टाइम्स। हम सुबह शाम रात कभी भी खा सकते हैं। प्लांट्स डे लाइट, क्योंकि वो सन से वो एनर्जी लेते हैं टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। सो ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक का डिस्टिंग्विश, ठीक है। लास्ट में उन्होंने क्या लिखा है, एग्जाम्पल दे दिया जैसे कि ऑल ग्रीन प्लांट्स और यहाँ पे ऑल एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, where do plants get each of the raw materials required for photosynthesis? अब plants को जो उनके raw materials है for photosynthesis वो कहाँ मिलेंगे ये पूछ रहे हैं आपको। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, the raw materials such as CO2 enters from the atmosphere, उनके आसपास के एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा वहां से आएगा। फिर water is absorbed from soil by the plant's roots, जो हम कभी भी आप अपने घर में छोटा सा प्लांट भी होगा, उस प्लांट को आप पानी, उस पौधे को आप पानी डालते हो तो वो पानी सॉइल में जाता है, ठीक है। तो वो पानी उनको कहाँ से मिलता है, सॉइल से। अब नेचर में उनको कहाँ से मिलेगा, बारिश होती है, वो पानी सॉइल में जाता है। अब सॉइल से प्लांट लेंगे, वो उनके रूट्स के थ्रू वो पानी ले लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा थर्ड क्या है, सनलाइट। इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टू मैन्युफैक्चर द फ्रूट। इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ग्रीन पार्ट्स यानी कि लीव्स हो गए हमारे प्लांट के, जो लीव्स होते हैं वहां से, ठीक है। कूल। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन ये दो छोटे छोटे 1 और 2 लाइनर्स वाले क्वेश्चन है आपके लिए, सो यू गाइस कैन जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड दीज 2 क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर यू ऑल। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। क्या है ये क्वेश्चन, What is the role of acid in our stomach? हमारे स्टमक में जो एसिड होता है वो क्या काम करता है ये आपको बताना है। फिर दूसरा क्या है, What is the function of digestive enzymes? जो भी हमारा पैनक्रियाटिक जूसेस या लिवर जो भी एंजाइम्स सेक्रीट करते हैं उनके रोल क्या है वो आपको लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन अगेन ऐसे डायग्रामेटिक क्वेश्चंस, इफ यू कैन सी ओवर हियर, ऐसे सारे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारे आ सकते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में। तो क्या है ये क्वेश्चन देखते हैं हम कि हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन्ड टू एब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का डिजाइन किस तरह से वो बता रहे कि उस जो डाइजेस्टेड फूड आता है हमारे मुंह से, स्टमक से, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उस फूड का भी न्यूट्रिशन वो किस तरह से एब्सॉर्ब करेगा ये हम बताएंगे। तो आंसर में हम लिख देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ tiny finger-like projections called as what? Villi. These villi increases the surface area for more efficient food absorption. अब जैसे कि अगर ये finger-like projections है, समझो मेरे हाथ में अगर एक स्पॉन्ज होता तो I can squeeze it very easily, और वो मैं बहुत कितनी भी बारी स्क्वीज करूं, I can do it as much of the times I want to do it, जब तक कि अगर वो सोप का स्पंज में से सारा पानी निकल ना जाए, if it is wet। सेम फंक्शन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, मिलियंस में बहुत सारे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस फूड को अच्छे से स्मैश करते हैं और उसका मतलब सारा जो सरफेस एरिया होता है ना फूड का, अगर मैंने उसको स्मैश कर दिया तो आधा आगे 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 बहुत बढ़ता जाएगा। तो इट विल मेक श्योर कि फूड का जो माइन्यूटेस्ट पार्टिकल होता है ना उसका भी सारा न्यूट्रिशन हम एब्सॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। फिर within these villi, many blood vessels are present that absorb the digested food and carry it to the bloodstream. फिर from the bloodstream, the absorbed food is delivered to each and every cell of the body. अब क्या हो गया, जैसे कि अगर आप ये डायग्राम में देख सकते हो, हमारे पास हमारा विलाई है, माइक्रोविलाई सेल्स, अगर आप ये साइड में देख सकते हो तो उनसे कनेक्टेड क्या है, हमारे ब्लड वेसल्स। अब जैसे कि अगर ये माइक्रोविलाई सेल्स है हमारे, if
दे आर एब्जॉर्बिंग द फूड का सारा न्यूट्रिशन, तो हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो आसपास में रहेंगे, सो दैट कि इनका जो भी डाइजेस्टेड फूड होगा वो ब्लड कलेक्ट कर लेगा सारा न्यूट्रिशन और फिर कहाँ दे देगा, बॉडी सेल पे, हमारे बॉडी के सेल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बेस्ड ऑन रेस्पिरेशन। अब ये पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन क्या है ये हम आगे देखते हैं। पहला मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ आपको डिविजन दिखाया गया है सारा। क्या है इस क्वेश्चन में, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। अब ये क्या बोल रहा है कि ग्लूकोज को आप किस तरह से ऑक्सीडाइज करोगे सो दैट वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा वेरियस ऑर्गेनिजम्स को। आंसर में पहले हम क्या लिखेंगे, ग्लूकोज इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन टू द सेल इन द सेल साइटोप्लाज्म इन 3 कार्बन कंपाउंड, जिसे हम क्या कहते हैं, पाइरुवेट। कूल, दिस पाइरुवेट इज फर्दर ब्रोकन डाउन बाय डिफरेंट वेज टू प्रोवाइड एनर्जी। अब जैसे कि अगर आप ये डायग्राम में देखोगे, ग्लूकोज से ब्रेक होके क्या फॉर्म हुआ, पाइरुवेट और एनर्जी। अब ये पाइरुवेट को भी हम 3 डिफरेंट फॉर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि पहला होता है इन ईस्ट, अगर ये पाइरुवेट ईस्ट में ब्रेक हुआ तो वो फॉर्म क्या करेगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विथ एनर्जी। फिर अगर वो ह्यूमन मसल्स में हुआ तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी देगा। अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया इज व्हाट, पावर हाउस ऑफ द सेल, तो वहां क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, फिर ये जो हमने डायग्रामेटिक में लिखा वही आपको नीचे सिंपल वर्ड्स में लिख देना है, इन ईस्ट ह्यूमन मसल्स सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, फिर क्या है, हाँ पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इसमें आपको क्या लिखना है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन aquatic organism does a terrestrial organism have with regards to obtaining oxygen for respiration। अब ये बता रहे कि हमारे पास कौन सा प्लस पॉइंट है, सिंस वी आर अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, हमारे पास कौन सा प्लस पॉइंट है एज कंपेयर टू द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब फिश के कंपैरिजन में हमारे पास कौन सी अच्छी चीज है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, रेस्पिरेशन। इसका आंसर आपको लिखना है। इफ अगर नहीं समझ में आते तो ये एक बार सिर्फ रीड कर लेना, और अगर इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग कमेंट बॉक्स में डाल दो, आई एम गोना रिस्पॉन्ड टू योर गाइस कमेंट्स। ओके, फिर क्या हमारा क्वेश्चन 3, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है ह्यूमन बींग्स में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स, हीमोग्लोबिन का होता है हमारे ब्लड में होता है वो। ठीक है, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू ऑल द बॉडी सेल्स फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। द हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड get attached to the oxygen molecule, that is the O2 molecule, that are obtained from breathing। अब हीमोग्लोबिन का बेस्ट फ्रेंड, मतलब बोलते हैं ना हीमोग्लोबिन को सबसे ज्यादा पसंदीदा मॉलिक्यूल क्या है, ऑक्सीजन। तो वो क्या करेगा, हम जब ब्रीथ करेंगे ना, जो भी ऑक्सीजन आएगा ना वो हीमोग्लोबिन उसको जाके अटैच हो जाएगा। फिर क्या होगा, इट फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड द ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड। अब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्म हो गया, दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली, फॉर्म क्या किया उन्होंने, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ब्लड क्या हो गया हमारा, ऑक्सीजनेटेड हो गया। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल सेल्स एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू हार्ट। फिर आफ्टर गिविंग अवे ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स, ब्लड टेक्स अवे द कार्बन डाइऑक्साइड इन रिटर्न। जो भी हमारे सेल या ऑर्गेनल्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है उनको ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इट्स लाइक अ बार्टर सिस्टम। ओके, कूल। फिर क्या, ये है, सी दिस इज द पर्टिकुलर डायग्राम जहां ट्रांसपोर्टेशन दिखाया गया है कि सी इफ ब्लड इज फ्लोइंग, वो ऑक्सीजन दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, कूल। अब ये होमवर्क क्या है, हाउ आर द लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब बेसिकली आपको ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एल्वियोलाई का फंक्शन, क्योंकि एल्वियोलाई में व्हेन यू ब्रीथ दे एक्सपैंड, हमारे लंग्स जब हम सांसें लेते हैं व्हेन यू नोटिस दे डू एक्सपैंड। ओके, तो वो यही बता रहे
कि क्या लंग्स का डिजाइन के बारे में पूछ रहे हैं कि लंग्स में ऐसा क्या है जिससे हमारा एरिया मैक्सिमाइज हो जाता है व्हाइल ब्रीदिंग। ये आंसर आपको लिखना है। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू गाइस। कूल। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What are the components of the transport system in human beings? What are the functions of these components? अब पहले तो उन्होंने पूछा है कि ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वो कंपोनेंट्स के क्या इस्तेमाल होते हैं या वो कंपोनेंट्स क्या रोल प्ले करते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहले हम लिख देंगे हार्ट। सबसे पहला देखो, हमने पहले कंपोनेंट बता दिया उनको कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कंपोनेंट्स जो चाहिए वो है हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल, 3 कंपोनेंट्स चाहिए। फिर उसका हमने यूजेस लिख दिया कि हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड दस सेंड्स द इम्प्योर ब्लड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। क्या बोल दिया हमने कि हार्ट के पास पूरे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर हार्ट उस ब्लड को लंग्स के पास भेजता है ऑक्सीजनेशन के लिए, फिर ऑक्सीजनेशन होके जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में वापस जाते हैं, फिर हार्ट उस ब्लड को पंप कर देता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे। हार्ट का रोल यहाँ पे खत्म। फिर क्या है हमारे पास? बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, ये हमने बता दिया हमारे ब्लड के बारे में। फिर क्या आएगा? ब्लड वेसल्स। द ब्लड वेसल्स वो क्या? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हैं। इन तीनों को हम क्या कहेंगे? हमारे ब्लड वेसल्स। ठीक है, दे कैन कैरी द ब्लड ईदर अवे फ्रॉम द हार्ट और ईदर टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, कूल। इतना समझा सबको? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिस क्वेश्चन अगेन, अब ऐसा आंसर देख के ये देखना मत कि हाँ बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा आंसर है, कुछ समझ में आएगा, नहीं। इट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप अपने ओन वर्ड्स में लिखने से जरूर ट्राई करना। क्या है ये क्वेश्चन में, मैं आपको बताती हूँ। Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? अब ये लोग क्या बोल रहे हैं आपको कि जो भी हम इतना रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स को या हमारे बॉडी के किसी भी वर्किंग सेल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्या जरूरत है? इधर मी और अ बर्ड या किसी भी एनिमल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत पूछी है उन्होंने यहाँ पे। So make sure that you frame these answers in your own words, क्योंकि बहुत easy है और ये बहुत अच्छे questions है that you guys can focus on। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। Again, this is again a homework for you guys, 1 or 2 liners का question है। क्या है ये? What are the components of transport system in highly organized plants? जो भी plants है उनके transport system के components क्या होते हैं? सिर्फ उतना सा लिखना है आपको। ठीक है, cool। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इफ यू गाइस कैन सी, यहाँ एक डायग्राम इंक्लूडेड है। सो दैट इज व्हाई ऐसे डायग्रामेटिक क्वेश्चंस या डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे सारे सवाल पूछे जा सकते हैं आप लोगों को। क्या है हमारा सवाल? हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट? सिंपल। प्लांट में अब ऊपर आपको होमवर्क में क्या दिया था मैंने कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसी कंपोनेंट्स पे बेस्ड ये क्वेश्चन है कि मिनरल्स और वाटर किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब हमें पता है पानी कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम। तो आपको बेसिकली पूरे आंसर में जाइलम के ऊपर एलैबोरेट कर देना है। ठीक है, कूल। क्या लिखेंगे हम हमारे आंसर में? द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू और रूट स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड इन फॉर्म टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स that reaches where? That reaches all parts of the plant. Then transpiration creates a suction pressure. Suction pressure यानी कि to suck anything from the ground. Suction pressure तो चाहिए ना, क्योंकि पानी हम कहाँ से ले रहे हैं? सॉइल से ले रहे हैं। So it has to reach up. वो कौन क्रिएट करेगा? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स अ सक्शन प्रेशर एज अ रिजल्ट ऑफ विच वाटर इज फोर्स्ड इनटू द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट्स। हमारे रूट्स में जो जाइलम सेल्स होते हैं, वाटर उसमें कलेक्ट हो जाता है। Then there is a steady movement of the water from the root xylem to all the parts of the plant through interconnected water conducting channels. जैसे कि यहां हमने बता दिया कि एक सिस्टम फॉर्म होता है हमारा वाटर कंडक्टिंग चैनल का। तो जब सॉइल से पानी कलेक्ट हो जाता है जाइलम में, तो जाइलम से बाकी सारे पार्ट ऑफ द प्लांट्स में वो जाता है कहां से? वाटर कंडक्टिंग चैनल्स से। ठीक है,
और ये एक डायग्राम है हमारे जाइलम टिश्यू का। दिस इज अ वेरी 3D डायग्राम। आप नॉर्मली एक सिर्फ सेल बना के भी दिखा सकते हो। कूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रही हूं क्योंकि ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। दैट क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन जाइलम। सेम उसका ही भाई के बारे में लिखना है आपको, दैट इज फ्लोएम। अब फ्लोएम का क्या यूज होता है प्लांट में, ये क्वेश्चन में आपको वो बताना है अलॉन्ग विद द डायग्राम। So make sure to practice this question, and अगर कुछ डाउट होगा so you guys know that you can post it on comment section and I'm gonna respond to you guys' queries. अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेस्ड ऑन एक्सक्रीशन। ठीक है, अगेन यहाँ ये आपको क्या बता दिया, पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं हमारे किडनीज में। अब आपको डिस्क्राइब करने बोला है, उसका स्ट्रक्चर भी बताने बोला है, उसके फंक्शंस भी बताने बोला है। सो इफ स्ट्रक्चर कम्स तो आपको डायग्राम दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ किडनीज। जो किडनी के बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं दैट आर नेफ्रॉन्स। पहले बता दिया कि नेफ्रॉन्स के। फिर ईच किडनी पोजेसेस लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स, अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 मिलियन। अगर ये 1 to 1.5 नहीं लिखा तो अप्रोक्सीमेटली इन मिलियंस भी लिख सकते हो आप सिर्फ। फिर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, ग्लोमेरुलस, द बोलमैन्स कैप्सूल एंड द लॉन्ग रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, और एक कलेक्टिंग डक्ट भी होता है। तो सिर्फ इतना बता देना है एंड देन आपको ये डायग्राम दिखा देना है कि हाँ ये बोलमैन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, कलेक्टिंग डक्ट, लूप, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अब इनके फंक्शंस भी पूछे थे हमसे। स्ट्रक्चर वाला पार्ट तो यहां हो गया, लेकिन अब इनके फंक्शंस हम किस तरह से दिखाएंगे इनको। तो आ जाते हैं फंक्शंस की तरफ। फंक्शन ऑफ अ नेफ्रॉन क्या होगा, द ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी विच ब्रांचेस इनटू मेनी कैपिलरीज एसोसिएटेड विद द ग्लोमेरुलस। पहले तो हमने ये बता दिया कि ब्लड किडनी में एंटर किस तरह से होता है। फिर द वाटर एंड सल्यूट आर ट्रांसपोर्टेड या ट्रांसफर्ड टू द नेफ्रॉन एट बोलमैन्स कैप्सूल। फिर in the proximal tubule some substances such as amino acid, glucose and salts are selectively reabsorbed। मतलब जो हमारा proximal tubule है वहां क्या होता है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और सॉल्ट्स। अगर ऐसा लगता है ना कि नहीं ये वेस्ट हो रहा है, बॉडी को बाद में जरूरत पड़ सकता है, तो यहाँ पर वो रीएब्सॉर्ब हो जाता है यूरिन में जाने से पहले, so that there is no wastage। ओके, फिर the filtrate then moves downwards the loop of Henle where more water is absorbed। जब वो हेनली के लूप के टूवर्ड्स दिल गो डाउनवर्ड्स, जो हमारा ये था, इफ यू गाइस कैन सी इन द डायग्राम, इफ दे मूव डाउनवर्ड्स, यहाँ पे पूरा पानी वापस से रीएब्सॉर्ब होता है ताकि जब भी बॉडी को पानी की जरूरत हो देयर इज नो डिहाइड्रेशन दैट इज गोइंग ऑन। ठीक है, कूल। तो हमारा ये पार्ट भी क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, the collecting duct collects the urines from many nephrons as there are many millions में है nephrons किडनी में। तो सारे nephrons में जो छोटे छोटे यूनिट्स होंगे यूरिन के, वो सारे कलेक्ट होते हैं हमारे collecting duct में। ठीक है, the urine formed in each kidney enters a long tube called the ureter। from the ureter it gets into the urinary bladder और urinary bladder से they go into the urethra and यहां से होता है expulsion ऑफ द यूरिन। ठीक है, कूल। ये आंसर समझा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब ये दो क्वेश्चन अगेन 1 और 2 लाइनर के आंसर्स है, ये आपके लिए होमवर्क में है वापस से। क्या है ये क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रीड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अब ये पूछ रहे हैं कि प्लांट किस तरह से अपने एक्सेसिव प्रोडक्ट्स या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है उनसे छुटकारा पाते हैं, या हाउ डू दे गेट रिड ऑफ देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ये आपको आंसर में लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। अब हमारे बॉडी को कैसे पता चलेगा कि यूरिन का कितना अमाउंट प्रोड्यूस करना है, ये आंसर भी आप लोगों के लिए होमवर्क में। ठीक है, कूल। फिर आ जाते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन, ओके, सो नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आवर Q&A आई वांट यू गाइस टू बी ऑन योर फिंगर टिप्स कि मेरा यहाँ क्वेश्चन खत्म होने से पहले मुझे आपके आंसर्स चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एंड आई एम गोना रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स की वेदर दे आर राइट और रॉन्ग। तो आते हैं हमारा पहला MCQ टाइप क्वेश्चन क्या है,
द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम? अब हमारे बॉडी में कौन से सिस्टम में किडनीज पाए जाते हैं? एज वी ऑल नो, अभी जस्ट 2 सेकेंड्स पहले हमने डिस्कस किया पूरा आंसर। आई होप आपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में डाल दिए हो। ठीक है, रेडी? देखते हैं क्या है हमारा आंसर। आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन वाला आंसर लिखा हो किसी ने। यस, तो हमारा आंसर इज करेक्ट, आंसर सी है। इन ह्यूमन बींग्स द किडनीज आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, कूल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? प्लांट्स में जो जाइलम होते हैं वो किस, उनकी ड्यूटी क्या होती है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? तो आंसर में क्या आ जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इन सब में से क्या है आपका आंसर? सो एज वी ऑल नो कि हमारा जाइलम पानी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं एक बार। कूल, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? और द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स व्हाट? अब ऑटोट्रोफिक मोड बोला तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज जो चमकनी चाहिए वो है प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन, मतलब उनको न्यूट्रिशन में क्या रिक्वायर्ड रहते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है? तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दूसरा क्या है? क्लोरोफिल। तीसरा क्या है? सनलाइट। और फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। तो क्या उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लगता है? हाँ, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक कार्बन लेते हैं ना। और क्लोरोफिल तो है पहला पिगमेंट जो जब सनलाइट गिरती है, सनलाइट भी हो गया। अब तो हमें सारे ऑप्शंस चाहिए। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर एमसीक्यू इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं कितनों ने करेक्ट आंसर दिए कमेंट बॉक्स में। कूल, हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लास्ट। अब द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट, ठीक है, द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। मतलब ये जो है, ये ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ये कहाँ हमारे बॉडी में या हमारे सेल में कहाँ ये पूरा एक्सपेरिमेंट होता है या कहाँ ये प्रोसेस होता है, इसका आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। So make sure that you guys do comment, especially ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो, and I'm gonna respond to you guys' comments whether it is a right answer or a wrong answer. So stay tuned for my response. And also अगर अब तक के सारे Q&As आपको पसंद आए हो, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू गाइज इज कि ये जो हमारा पूरा पीडीएफ है यहाँ क्वेश्चन एंड आंसर्स का, इसमें वी हैव इंक्लूडेड द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बोर्ड एग्जाम्स में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे एड्यूवेदा ऐप पे। So make sure you guys have installed that app in your devices और वहां पे साइंस सेक्शन में do find out and scroll out all the answers। ये आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। So thank you so much guys for being such a patient audience and thank you for staying tuned till the end।